अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार का ये स्पेशल एपिसोड जिसमें हम आप बात करेंगे वर्क प्लेस के ऊपर आने वाले जहनी तनाव के ऊपर। जालिम बॉस की बात हो रही है अंजुम निसार साहब। मैं कह रहे जालिम बॉस बड़ा खतरनाक होता है, आपका तो कोई बॉस नहीं है, क्या आप खुद जालिम है कि नहीं है? प्लीज अंजुम निसार साहब से लिबर्टी लेके सवाल पूछे। डेफिनेटली देखें जी, कोई जालिम बॉस भी है कोई मुनासिब बात नहीं है। इंसान को एज ए इंसान ही ट्रीट करना चाहिए और किसी के पास कुछ बॉस है, अगर आपका कोई जालिम बॉस था कभी जिंदगी में? सोसाइटी है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ आप लाहौर चैम्बर में बैठे हैं और यहाँ कुछ बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड मैं अगर अर्ज़ करूँ, बिज़नेस कम्युनिटी को देखें, वजूहात जो भी हैं, मैं समझता हूँ कि रियासत का भी एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इस मुल्क में मेरिट का कत्लेआम है। हर जगह पे एक ऐसा बंदा बिठाया हुआ, हर सीट पे ऐसा बंदा बिठाया हुआ है जो आमदन का, उसने अपनी सीट को आमदन का ज़रिया बनाया हुआ है और वो किसी को तंग कर रहा है नाजायज़, तभी उसके ज़राए अपने जो है ना, उसके जो रिश्वत भी ले रहा है और वो सोसाइटी को तंग करके, यानी कि दूसरे को तंग करेंगे, जलील करेंगे, तो फिर वो तंग होगा तो वो फ्रस्ट्रेशन में आके फिर आपकी जायज़ नाजायज़ सारी बातें मानेगा। बिज़नेस कम्युनिटी, एज ए बिज़नेस कम्युनिटी मैं समझता हूँ, देखें कि जालिम तो खैर जालिम होता है किसी सूरत में भी हो, लेकिन एज अ बिज़नेसमैन मैं ये समझता हूँ कि हमें जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है वो इस चीज़ पे होती है कि गवर्नमेंट अपनी किसी बात पे खड़ी नहीं होती, अपने कह पे नहीं खड़ी होती। जो पॉलिसीज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस की होती हैं उसका किसी को नहीं पता किस दिन उन्होंने इसको विथड्रॉ कर लेना, तो नेचुरली ये सारी चीजें आपकी पर्सनल लाइफ पे, आपके मेंटल हेल्थ पे असरअंदाज होती हैं। देखते हैं जी। मैं आपको अपना एक बता दूं, वेरी रिसेंटली, देखें, पैसा एक अपनी जगह मैटर करता है, लेकिन जब वो होता है ना वादा खिलाफी, दैट इज़ समवेयर रॉन्ग। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस समथिंग कि जनाब ये मेरी प्रोडक्ट है और ये आप इसमें इन्वेस्ट करें, यू विल गेट एक्स अमाउंट ऑफ मनी। अब वो जब वो मैच्योर होती है 5 साल बाद, तो पता लगता है कि जनाब गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई। अच्छा, एक तो आपने टैक्स लिया तो लिया, नाजायज़ लिया, जो कि आपने कमिट किया था कि 10% लेंगे, अब आप कहते हैं नहीं जी हमारी आज का कानून ये है तो 35%। इट मीन्स कि गवर्नमेंट की कमिटमेंट इज़ नो कमिटमेंट। फिर आप उसकी तशहीर करते हैं अखबारों में कि जनाब इसने तो जनाब लूट मार की हुई है, इसने तो जनाब डिस्टर्ब किया इसने आप। तो नेचुरली इंसान डिस्टर्ब होता है। गो के मैं आपको बताऊं कि अब हम लोग जो हैं, जो पुराने इस एज में जो लोग हैं, वो इतने ढीठ हो चुके हैं, अब नॉर्मली हम लोग समझते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, जबकि ये असूलन गलत है। मैं आपको अपने का एक तजज़िया बताऊं जी जी, कि मैं एक दफ़ा, मुझे भी ज़रा हुई, सारी दुनिया ही ड्यूल नेशनलिटी लेती फिर रही है, मैंने भी कहा यार मैं भी अप्लाई कर दूँ। सो आई वेंट देयर टू कनाडा, मैंने भी अप्लाई। दूसरे दिन मैं गया जिस रेलिवेंट ऑफिस में, तो सुबह 10 बजे मैं दफ्तर में पहुंचा, तो उसको पता था कि मिस्टर अंजुम निसार आ रहा है। तो जैसे मैं और मेरी मिसेस ऑफिस में जा गई तो कहता वेलकम मिस्टर अंजुम निसार टू कनाडा। मैं जाके बैठ गया। अब मेरा उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, नो इंटरेक्शन विद हिम, ना उसने ज़िंदगी में कभी मुझे देखा। उसने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल सनी डे टुडे इज़, मतलब एक बड़ा बेहतरीन दिन। 2-4 चीज़ें उसने कहा जी, ड्राइविंग डू यू ड्राइव कर सकते हो? मैंने कहा यस। उसने कहा यहाँ आपको ये करना होगा। उसने कहा ये ब्रोशर भी ले लो एंड इट विल हेल्प यू। मैं समझूँ, मैंने कहा यार इतना तो मेरा अपना मुलाजिम, इसने मोहब्बत से, तो उसने गरीब शरीफ आदमी ने मुझसे बात नहीं की होगी जितने इस बंदे ने की है। सो इट मीन्स कि हमारा जो नेशनल कल्चर है, हाँ, वो जैसे डॉक्टर वो बेसिकली हमें डिस्टर्ब कर रहा है, दीन से दूरी हमें डिस्टर्ब कर रही है। और उसके अलावा ये नहीं है, मैं समझता हूँ कि वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं है कि नथिंग इज़ परफेक्ट, बेसिकली वहाँ भी प्रॉब्लम है। शायद ख़ुदकशियाँ उन ममालिक में हमसे ज़्यादा हो रही होंगी, क्योंकि सर्दी पड़ती है 2-2, 3-3, 4-4 महीने सर्दी, ऑल अलोन रहना सहना, ये वो, वहाँ भी मसाइल हैं। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जो एक आम बंदा फ्रस्ट्रेटेड होता है, मैं एज अ बिज़नेसमैन मेरे ख्याल में जहाँ भी जाते हैं, बंदा जितना भी जायज़ काम हो, बंदा कहता है यार उसको कोई सिफारिश लबो, पहले कोई बंदा ऐसा मुझे मिले जो कम से कम मुझे कहे कि मियाँ साहब आए हैं जनाब बैठे। और हम भी कहते हैं यार 4 चक्कर ना लगवाना, यार जो लेना देना ले ले, तेरी इतनी मेहरबानी, और जान ज़हनी अज़ियत से बचे, टाइम बचाएं। सो मेरा मतलब है ऑन द होल सोसाइटी में ये मेरिट्स का कत्लेआम है, और जिस वजह से फ्रस्ट्रेशन जो है
हर किसी को डिफरेंट लेवल की हर बंदे को एक डिफरेंट लेवल की फ्रस्ट्रेशन है। मैं समझ मेरे गया। ख्याल में हमें एज ए मैं यहाँ नेशन पर जो हमारी गुफ्तगू हो रही है उसमें लोगों को अपने बारे में बहुत सब कुछ पता है, हम सवाल से ज़्यादा डिस्कशन की तरफ जा रहे हैं। अगर किसी को कुछ सवाल है तो प्लीज़ हाथ खड़ा करें। एक क्वेश्चन है, एक बच्चा 18 साल का है, तो वो ए लेवल का एग्ज़ाम दे रहा है, तो उसमें एक 3-4 माह वो नहीं पढ़ता, हफ्ता 10 दिन पढ़ता है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। साइकेट्रिस्ट से डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं जी कि माइंड में एक केमिकल होता है, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया। और बच्चे से जब पूछा जाता है वो कहता है जी कि मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ, जब भी मैं बुक पढ़ता हूँ तो मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं कहाँ हूँ। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन, इट्स अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। बहुत ऑफन हमारे पास बच्चे इस प्रॉब्लम के साथ आते हैं। सो ये जो आपने कहा कि 6 माह बच्चा नहीं पढ़ता, ही मे रिमेन फ्री, उसमें वो क्या करता है, उसका ब्रेन टेम हो जाता है कुछ ख़ास किस्म की एक्टिविटीज़ में। अगर हम गैजेट्स ही देख लें और वट एवर द सोशल मीडिया, आई डोंट नो वेदर द चाइल्ड इज़ नॉट यूजिंग इट और नॉट, लेकिन चलें उस 6 महीने में वो क्या करता रहा, उसके ब्रेन ने उस चीज़ के मेमोरी ट्रैक्स बना लिए। अब जो स्टडी है वो ऑब्वियसली टास्क ओरिएंटेड है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, एक पैटर्न है, एक वे है। सो अब उसने जब 6 महीने बाद पढ़ना है तो उसने वो एक पैटर्न नया डेवलप करना है अपने प्रीवियस 6 मंथ्स के मेमोरी ट्रैक पे। उसमें बच्चे को सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है, डिस्कनेक्ट होता है। जब साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो जो केमिकल है वो डेफिनेटली एक सेरोटोनिन है, जो कि आपके मूड को, कंसंट्रेशन को, फोकस को, इवन एट टाइम्स अगर हम देखें तो मेमोरी, रिकॉल, इस चीज़ को सेटल कर रहा होता है। अब जब बच्चा इस ट्रांजिशन फेज़ में आता है तो उसको ये बताना नहीं आता कि शायद मैं एंग्शियस हूँ या मैं डिप्रेस हूँ या फिर मेरे साथ कोई और प्रॉब्लम है या मुझे एडजस्टमेंट इशू है। तो डिफरेंशियल डिपेंड करते हैं ऑब्वियसली बच्चे के ऊपर, लेकिन वर्किंग डायग्नोसिस में हमारे 3 डिफरेंशियल्स होंगे। क्या बच्चे को कोई रिएक्टिव डिप्रेशन की एपिसोड तो नहीं है, क्या बच्चे को एंग्जाइटी डेवलप तो नहीं हो रही, क्या बच्चा किसी किस्म की कंसंट्रेशन इशू में तो नहीं जा रहा, क्या कहीं उसको सब थ्रेशोल्ड कभी कहीं एपिलेप्सी के सिम्टम्स तो नहीं थे, एंड ड्रग इंड्यूस्ड सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है रूल आउट करना। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग इन इट? एक तो अगेन मैं लाइफस्टाइल की बात करूंगी कि हमने जो बच्चों का आजकल लाइफस्टाइल बना दिया है वो सिर्फ गैजेट्स हैं, और बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, और स्क्रीन टाइम जो है आपकी ब्रेन रिएक्टिविटी पे भी असर डालता है। और फिर उससे बच्चे, आप देखिए कि सिर्फ आपने तो पढ़ने की बात की, मैंने बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि यूँ ही बैठे हुए हैं एंड दे फील लॉस्ट। घर में मेहमान बैठे हुए हैं लाउंज में एंड दे आर अनएबल टू इंटरैक्ट विद पीपल, क्योंकि स्क्रीन के साथ इंटरेक्शन इतना ज़्यादा हो गया है कि ह्यूमन इंटरेक्शन उसमें से निकल गया है। पहले किसी टाइम पे होता था बच्चे फुटबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलने चले जाते थे, गली में खेलने चले जाते थे, या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे, और स्कूल में भी प्लेग्राउंड होते थे। अब स्कूल्स भी अगर आप देख लें तो छोटी छोटी गलियों में छोटी छोटी फ्रेंचाइजेस खुली हुई हैं और बच्चे वहाँ बंद कमरों में पढ़ते हैं। ट्यूशन सेंटर, जी, ट्यूशन सेंटर्स, अकेडमीज़ और इस तरह का कल्चर है। तो इस तरह का एक्सपोजर बच्चों का कम हो रहा है, जिसकी वजह से उनका जो है ना ब्रेन एक्टिविटी उसमें भी फ़र्क आ रहा है, और वो बिहेवियर में फिर नज़र आता है कि दे फील लॉस्ट। बिल्कुल ठीक है। मैम, वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन टू मैडम। जी, मेरा नाम फलाहत इमरान है, मैं प्रेसिडेंट विमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री लाहौर डिवीज़न, एंड आई थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये क्वेश्चन है कि स्ट्रेस को गेज करने का कोई पैरामीटर होता है, कोई इज़ देयर एनी अभी है? एंड आपने माइंड को डी क्लटर करने का कहा है, दैट इज़ माई सेकेंड क्वेश्चन। उसको हाउ टू डी क्लटर योर माइंड, व्हाट आर द एक्सरसाइजेज? एक तो है नमाज और हमारे जो इस्लाम में है, एंड व्हाट आर द अदर एक्सरसाइज? थैंक यू। एक चीज़ ये है कि डी क्लटर तो हमें हर चीज़ को करना पड़ता है, और माइंड को तो बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। आप अपने घर का डस्टबिन भी देख लें तो एक दिन के बाद आप उसको खाली करना पड़ता है, सो दैट नया चीज़ें इसमें आ सकें। तो अगर हमने इस दुनिया में रहना है तो हम परेशानी से तो बच नहीं सकते। डेली लाइफ पे कभी कोई जहाँ चलता आपको कुछ कह जाएगा, या आपके बॉस के साथ कोई रिफ्ट हो जाएगी, या कुछ हो जाएगा, तो प्रॉब्लम्स तो आने ही आने हैं जब हमने उसमें रहना है। तो उसमें डी क्लटर हमें करना इस तरह से आना चाहिए कि जैसे हम ओवर थिंकिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे सुबह में आपको ऑफिस में किसी के साथ इंटरेक्शन हुआ और उसने आपको एक नेगेटिव चीज़ कह दी है। अब वो तो कह के चला गया, वो शायद घर जाके चाय पी के सो भी गया हो, लेकिन आप शाम तक उस बात को अपने दिमाग में रिपीट करेंगे कि उसने मुझे ये कहा है। और बहुत सारे लोग उससे अपनी सेल्फ वर्थ को भी इवैल्यूएट करना शुरू कर देते हैं, रिजेक्टेड फील करना शुरू कर देते हैं, डिप्राइव्ड फील करना शुरू कर देते हैं। तो फिर उसमें सवाल अपने आप से ये पूछना चाहिए कि किसी ने अगर मुझे कोई कमेंट दिया है या मेरे बारे में कोई जजमेंट दी है,
तो क्या वो मेरी असल सेल्फ डेफिनेशन है या वो है जो मैं जानता हूँ अपने बारे में. सो हाउ यू डिफाइन योर सेल्फ, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, कि आप किस तरह से सोचते हैं अपने बारे में. तो बार बार उसी शख्स की बात के बारे में सोचना या ओवर थिंकिंग करना वो आपको परेशान करता है. तो इस तरह से थोड़ा सा ना इमोशनली डिस्टेंट करना हमें अपने आप को आना चाहिए, तो वो हमारी ज़िंदगी में आसानी क्रिएट करता है. डॉक्टर साहब प्लीज. जी, थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब, और तमाम जो लीडरशिप है चैम्बर की उनका भी शुक्रिया, पैनल का भी शुक्रिया. दो छोटे छोटे मेरे तअसरात हैं और एक सवाल है जी डॉक्टर साहब. कि ये सब साहबान इल्म हैं, लेकिन सूफ़ियों की बात भी सुन लें. एक सूफ़ी ने कहा कि ज़हनी जो बीमारी है ये दरअसल अकेले रह जाने का नाम है. यानी भरे शहर में कोई हमारा दोस्त नहीं है, कोई हमारा साथी नहीं है, किसी से हम कुछ कह नहीं सकते, किसी के पास जाके दो आंसू नहीं पा सकते. तो ये गौर कीजिए कि ये तन्हाई कैसे ख़त्म होगी किसी शख्स की. बिल्कुल सही. दूसरी एक और बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग वासिफ़ अली वासिफ़ थे, वो कहते थे कि ज़हनी सुकून का ना होना इसकी दो वजूहात हैं. और वजूहात ख़त्म कर दें तो आपको ज़हनी सुकून मिल जाएगा, फिर शायद हमें इतने पढ़े लिखे डॉक्टर्स की फ़ीसें भी ना देनी पड़े. वो दो बातें ये हैं कि हम सुकून इसलिए खोते हैं कि हम वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा मांगते हैं. यानी हमें कहते हैं कि हमें आज ही सब कुछ मिल जाए, और फिर ज़रूरत से ज़्यादा कि जो हमारी ज़रूरत है उसकी बजाय हम ख्वाहिशों की सलीब पे लटकते हैं कि हमें बहुत कुछ मिल जाए. तो अगर हम बच्चों को स्कूल में ये सिखाएं, वालिदैन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वालिदैन सिखाएं, फैमिली सिखाए, मुआशरा सिखाए, एक तो उसको तन्हा ना छोड़ें किसी शख्स को, और दूसरा यह है कि उसको वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा मांगना नहीं चाहिए. तो इस हवाले से भी हमारी तरबियत होनी चाहिए. तो जो आपका सवाल है कि हम कैसे करते हैं, तो हम डायलॉग में रास्ता ढूंढते हैं, हम इंगेज करते हैं, हम गुफ्तगू करते हैं. ये भी डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा बात कही कि हमारे पास कहने और सुनने के लिए वक्त नहीं है. तो ये एक शायराना सी बात है, वो जॉन एलिया का शेर है कि हादसा तो एक ही है और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई. तो हम बात कहें और बात सुने, तो हमने इसी हादसे को रोकने के लिए हम बैठ जाते हैं ज़मीन पे, आओ बच्चों बातें करें, उनकी तन्हाई दूर हो, उनकी दिल की बात बाहर निकले. तो हमारा तो ये तरीका है. तो सवाल मेरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ख़ुव्वत ने कोई 60-70 लाख ख़ानदानों के साथ मिलकर काम किया, जो 2.5-3 करोड़ लोग हैं, और सब के सब जो हैं ये गुर्बत कह सकते हैं आपके, ये ख़त अफलास से नीचे हैं. तो मैंने उसमें उन तमाम लोगों में, ये तो खैर एक बड़ी जेनरिक स्टेटमेंट होगी, लेकिन बहुत बड़ी अक्सरियत में मनफी सोच नहीं देखी, ख़ुदकशी के ट्रेंड्स नहीं देखे, बेसुकूनी नहीं देखी. उनको मैंने हंसते मुस्कुराते हुए देखा. और ये एक अजीब सी कैफियत है कि जब मैं किसी बड़े पढ़े लिखे लोगों के पास बैठा होता हूँ, प्रोफेशनल्स के पास बैठा होता हूँ, बिजनेसमैन के पास बैठा होता हूँ, या किसी सियासतदान, मतलब बड़े लोगों के पास, तो मुझे नेगेटिविटी आती है नज़र, और नेगेटिविटी मुझे भी नेगेटिव बनाती है. और जब मैं इन लोगों के पास बैठता हूँ तो वो यकीन कीजिए कि सारी नेगेटिविटी धुल जाती है, और मुझे मुस्बत लहरें, एक वाइब्स आती हैं इस आदमी के से, और वो मेरे दिल को भी मुतासर करती हैं. इसलिए मैंने अब आप तो मेरे भाई हैं, वैसे मैंने बड़े लोगों से मिलना छोड़ दिया कि वहाँ से मुझे नेगेटिविटी ज़्यादा मिलती है. और इंसान को वो सोहबत इख्तियार करनी चाहिए जहाँ पर उसको मुस्बत चीज़ें मिलें, पॉजिटिव वाइब्स. वो क्या कहा कि हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही का. तो ये एक डिफरेंट पैराडाइम मैं सोच के हवाले से कह रहा हूँ कि वक्त से पहले नहीं मांगें, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं मांगें, किसी को तन्हा नहीं छोड़ें. और ये सवाल मेरे का जवाब दीजिए कि अमीरों में, खुशहाल लोगों में, बड़े लोगों में ज़हनी बेसुकूनी है, आम आदमी में क्यों नहीं है? उसका जवाब डॉक्टर साहब ने खुद ही दे दिया है कि हम में कनात पसंदी कम है. हम ज़रूरत से ज़्यादा मांगते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, वो हम हासिल कर नहीं सकते. तो वो तबका है जिनके पास कम है, उनमें ये एक अल्लाह ताला ने उनमें सिर्फ दे दी है कि वो कनात पसंद है.
वो ये नहीं कहते कि जी हमारे पास दुगना चौगना 10 गुना हो जाए। तो ये तो एक सबसे बड़ी बात है कि ये अल्लाह ताला की देन है कि उनमें किनात पसंदी। दूसरी बात ये है कि उनका जो उठना बैठना है वो उन लोगों में है जो उन जैसे हैं, तो उनकी सोच भी उन जैसी। और तन्हा भी नहीं है वो। तन्हा भी नहीं अमीर आदमी तन्हा भी है और वो परेशान भी है, वो अपने जैसे को ढूंढता है। मैं एक अक्सर मिसाल देता हूँ जी कि हमारे ज़माने में जब स्टूडेंट थे या ये उम्र थी जिसकी बच्चों वाली उम्र थी, हमारे जो दोस्त होते थे वो फैमिली के दोस्त होते थे। यानी उनको ये पता था कि इनके दोस्त कौन है, तो वो फैमिली के दोस्त होते थे। अब हमें तो यही नहीं पता होता कि जो बच्चा बाहर से आया है वो कहाँ से आया है, किससे मिल के आया है। तो ये फ़र्क आ गया है जिसमें कल्चर कह लें, रियासत कह लें, सोशल मीडिया कह लें, पर हमने वो जो नॉर्म्स हैं ना उनसे हम दूर चले गए, किनात पसंदी से दूर चले गए, मिल के बैठने से हम मना होता। सर ने बात बहुत अच्छी की। सर अगर हम अपने टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के डाटा की बात करें, देखें, वी वर्क ऑन रिसर्च इन द नंबर गेम है ना सर। I have worked in Gangaram Hospital. We have the psychiatry OPD of around 120 per day. And then in Jinnah, it's the same. And then in PAMH, it's around 500 per day. And every day, we have 200 plus patients. अब ये patients usually जो आ रहे होते हैं, they are not from the high class. So ये नहीं है कि बीमारी वहाँ नहीं है, होती वहाँ भी है, लेकिन वो present different तरीके से हो रही होती है। फिर जहाँ हम बात करते हैं कि दोस्त, देखिए दोस्त भी तो अच्छा मिलना ज़रूरी है ना। अगर दोस्त ही की थिंकिंग नेगेटिव है, वो आपको नेगेटिव जवाब पे नेगेटिव सजेशन देगा। सो ये सिलेक्शन ऑफ पीपल अराउंड यू बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें इकोनॉमिक्स ठीक है शायद मैटर करती हूँ, लेकिन ये तो आपकी पर्सनल कंटेंटमेंट है ना, कि आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखें जो पॉजिटिव हों रादर देन सोशल इकोनॉमी स्टेटस को देखा जाए। क्योंकि जो लोग पॉजिटिव थिंकर हैं, सोचते हैं, पॉजिटिव जवाब देते हैं, सो पॉजिटिविटी अराउंड यू इज़ ऑलवेज देयर। उसका एक अपना ऑरा है, वो आपको फील होता है। सो ये जो बात आपने कही है ना कि देखिए कोई अमीर आदमी या इवन बेटर ऑफ आदमी मतवसत वो हुकूमत के हस्पताल के आउटडोर में जाएगा ही नहीं, वहाँ तो गरीबी आएगा ना। वो आपके पास आते हैं प्राइवेट क्लिनिक के तौर पर। सर नहीं, जो हमारे पास प्राइवेट में नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्शरी केयर हॉस्पिटल, जिसमें कि टर्शरी केयर में आपने यही बताया ना कि जो आउटडोर में आते हैं, जी सर, वो जो हॉस्पिटल में आते हैं, तो हॉस्पिटल में तो गरीब नहीं आना है। तो सर यही तो कह रही हूँ कि उनमें भी ये बीमारी बड़े वाले आते ही नहीं सर, उनमें भी तो ये बीमारी है। वो है, मैंने इससे पहले कहा कि मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ कि निस्बतन जो मैं समझता हूँ कि हम लाखों लोगों से मिलते हैं और उसी तरीके से उसी प्रोपोर्शन से जो कहते हैं साहब हैसियत लोगों से भी मिलते हैं, वहाँ पर परेशानी बहुत ओवरवेलमिंग है और वहाँ पर परेशानी निस्बतन बहुत कम। मेरा सिर्फ ये कहना था। सर कम तो है बिल्कुल। वो जो माड़ा आदमी वैसे ही वो उसको करीब हो जाता है अल्लाह ताला के ना, जितनी परेशानियाँ आती हैं बंदा करीब हो जाता है अल्लाह ताला के। फिर दोस्त यार हमें अपने जैसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। अमीर आदमी का प्रॉब्लम ये होता है ना कि वो ढूंढता है कि मेरे स्टेटस का होना चाहिए, कम से कम मेरे से बात करने के लिए इसको मेरे जैसा होना चाहिए। तो यहाँ परेशानी आ जाती है, हम दोस्त नहीं बना पाते जब बहुत ज़्यादा स्टेटस आ जाए या पैसा आ जाए। तो एक शख्स जिसको आप अमीर कह रहे हैं, जिसको मैं प्रोग्रेसिव कह रही हूँ, तो एक चीज़ उसके पैटर्न में नज़र आ रही है, वो ये कि उसने अपने लिए स्टैंडर्ड्स बहुत हाई सेट किए हुए हैं। तो वो लोग जो स्टैंडर्ड्स हाई सेट करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत एम्बिशियस होते हैं, और एम्बिशियस लोगों में परफेक्शनिज्म भी आता है। और फिर वो उनको परफेक्शनिज्म कब आता है, जब एक चीज़ आ जाए तो इसको और बेहतर करना है, इसको और बेहतर करना है। उसमें एक चीज़ जो मिसिंग है सारे साइकिल के अंदर, वो ये है कि हम ब्रेक लेना भूल जाते हैं। इस सारे प्रोसेस में, इस प्रोग्रेशन में, या जिसको आप इमारत कह रहे हैं, जिसको मैं प्रोग्रेशन कह रही हूँ, उसमें हम ब्रेक लेना भूल जाते हैं कि अच्छा हमने एक टारगेट सेट किया था, अचीव कर लिया, नाउ आई नीड अ ब्रेक। और ब्रेक किस चीज़ की? ग्रैटिट्यूड की ब्रेक। कि क्या हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सपीरियंस करते हैं, तशक्कुर करते हैं उसके लिए, उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपनी पर्सनालिटी के अंदर कि आई हैव डन समथिंग बिग इन माई लाइफ, और उस हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करते हैं कि मैंने लाइफ में कुछ किया है। हम क्या करते हैं कि इस सारी चीज़ को स्किप करके, जिस हैप्पीनेस के लिए हमने ये किया होता है, उसी हैप्पीनेस को और ग्रैटिट्यूड को स्किप करके हम अगले टारगेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। My name is Shagufta. I came from Ireland and I live in over there the last 20 years. उर्दू में पूछ लें। जी ओके। तो मैं मेरा लाइक
क्वेश्चन से ज़्यादा मैं सॉल्यूशन की तरफ जाऊंगी कि मैं उधर काम करती हूँ लाइक एज ए प्री स्कूल टीचर। तो मुझे जो है वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुझे वहाँ पे फेस करना पड़ा है वो एंटी सोशल बिहेवियर एंड रेसिज्म एंड हेटिज़म। आप पढ़ाती हैं वहाँ पे? जी, मैं प्री स्कूल टीचर हूँ उधर। हाँ। और मैं लाइक अभी मैं पाकिस्तान इसलिए आई हूँ कि मेरा स्ट्रेस इतना बढ़ गया था कि मेरे पास मुझे कोई सलूशन नहीं नज़र आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा कह लें कि मैं क्राई भी करती थी। तो लाइक ये है कि लाइक आई एम ओनली पाकिस्तान वहाँ वर्क करती हूँ, बाकी और कंट्रीज़ के हैं लाइक यूरोपियन हैं और बाकी आयरिश हैं और लाइक डिफरेंट कंट्रीज हैं। वो ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं और लाइक वो एक दूसरे के साथ बहुत अटैच हैं। लाइक मेरी ये है कि वो मुझे टारगेट करते हैं और लाइक मैं जितना भी बिकॉज हम बहुत अच्छा काम करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बट हमें वो फिर भी लाइक हमें टारगेट करते हैं कि क्यों हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बिकॉज हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं पाकिस्तानी एंड ऑल पाकिस्तानी लाइक डॉक्टर्स एंड एवरीवेयर। तो मेरा ये है कि मुझे स्ट्रेस अब मैंने फेस बहुत ज़्यादा किया है, बट अब मेरा जो लेवल है ना वो स्ट्रेस की तरफ जा रहा है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम कनेक्टिंग टू अल्लाह। तो मैं नमाज के थ्रू और अल्लाह के थ्रू कुरान के थ्रू माई स्ट्रेस मेरा जो है वो मैनेज करती भी हूँ, होता भी है। लेकिन सम टाइम आई एम सो अपसेट कि लाइक मे बी माई कलर एंड मे बी आई एम मुस्लिम, आई एम टेकिंग स्कार्फ। तो ये जो टारगेट है इसको मैं अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करूँ, मुझे इसका सलूशन चाहिए। और मैं एक बात कहूँगी कि हेयर अगर आप स्ट्रेस की बात करते हैं पाकिस्तान में, मैं ये कहती हूँ कि कोई स्ट्रेस नहीं है। इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, आई लव पाकिस्तान। और यहाँ पे जो हमारा कल्चर है और हमारा जो वापस कल्चर नहीं जाना, अब यहीं रहे प्लीज हमारे पर पास। मेरे बच्चे उधर हैं और वो कहते हैं मामी उनको भी ले आए, वो बीमार हो जाएंगे वरना। पाकिस्तान या तो मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है। ये हमारे ठीक हैं, हमारा सारा सोशल निज़ाम एवरीथिंग गवर्नमेंट इसमें मेन रोल है, हम बदनाम ज्यादा हो गए। बट आप हम ठीक कह रही हैं, मैं इधर जवाब ले लूं? लकीस्ट पर्सन जवाब ले लूं इस चीज़ तो का? मुझे इसका सलूशन चाहिए। सही तजवीज़ उनको दे दी। इधर आ जाए ना। आप वापस यहाँ नो मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि मैं थोड़ी और हाई स्टडी कर लूँ और मैं इधर आके सर्व करूँगी। सर मैं सिर्फ सबसे एक बात ले लें ताकि easy मैं हो जाए। सिर्फ एक चीज़ की वीडियो अपोलोजाइज कि यहाँ पे बात हुई 2 दफ़ा कि अमीर और गरीब का जो पैमाना यहाँ पे हाँ मुझे बड़ी हैरानी हुई कि दौलत रखा गया है कि जो पैसे वेल्थ वाइज अमीर, हाँ वही होता है। बट जो अमीर है ना मेरी नज़र में वो है कि आप कोई भी शख्स अगर वो अपने अवेलेबल सर्कमस्टांसिस में खुश है वो अमीर है। अदरवाइज तो मैंने कई हैप्पीनेस कह रहे हैं सबसे बड़ी वेल्थ है। तो ये थोड़ी सी मेरे ख्याल में इस महफिल में एटलीस्ट ये तो करेक्शन कर लेना। लेकिन मैंने कि उसको जो अमीर को बंदा दूसरा ही रखा हुआ। अपने अवेलेबल सर्कमस्टांसिस में वो एक मजदूर भी हो सकता है, अगर खुश है तो अमीर है। अदरवाइज कोई बिलियनर भी है तो वो उसका पैमाना दौलत ना रखें, उसका पैमाना पैसा ना रखें। इफ़ यू आर मोरली रिच यू आर रिच। ये आज मेरी कोई लक है, गुड लक कह लें कि रात 4 बजे तक मैं जागता रहा और सोचता रहा कोई साइकेट्रिस्ट बुलाने चाहिए चैम्बर में, ताकि ये जो हमारे इश्यूज़ है डिपार्टमेंटल इश्यूज़, वो कहते हैं ना नाती हाल में जब हमें अपने खबर रहे देखते औरों के अबा हुनर, बड़ी अपनी बुराइयों पे जो नज़र तो निगाह में कोई बुरा ना रहा। तो ये सब चीज़ें हमारे अंदर भी हैं लेकिन कुछ बाहर ज़्यादा हो गई हैं। अब जब नए जितने भी डिपार्टमेंट पे हमारे पास दूध की रखवाली पे बिल्ली बैठाई, बिल्ली की रखवाली पे बिल्ला बैठा दिया, बिल्ले की रखवाली पे कुत्ता बैठा दिया, तो ये सारा कुछ हो रहा है। अब रात को इतना ज़बरदस्त इंसिडेंट हुआ कि एक बेचारा दुकानदार गरीब आदमी लिबर्टी में काम कर रहा है, उसके बेटे को 10:03 पे घसीट के रस्सियों से बांध के घसीट के डाले के साथ बांध के थाने तक लेके गए। ये हमारा अमल है। ये हमारा हुआ, ये लिबर्टी में हुआ ये जी, या अखबार में भी आया हुआ आज वीडियो है। मैं रात को 4 बजे तक वहाँ बैठता रहा हूँ, वहाँ मुझे उसने अंदर नहीं जाने दिया थाने के। ये किसने किया ऐसा? ये जो PR नहीं जो पीरा ने किया, पीरा ने उसको बांध के घसीटा सिर्फ इसलिए कि वहाँ के जो करतल दलता है वो जो चलान है 2000 का है, 10,000 लेते हैं, 8,000 उनको देते हैं, 2000 का चलान जमा कराते हैं, क्योंकि उसने इनकार किया और उसको ये करना पड़ा। मैं जब MBA कर रहा था तब उस वक्त जब MBA कर रहा था तब मेरे जो था ना थीसिस था कि जी ये जो रिश्वत है इसको बंद किस तरह किया जाए। मुख्तलिफ आ रहा थी, मैंने लिख दिया कि जनाब इसको
जो है ना फास्ट मनी डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि आखिर उनका भी अखराजात है। एक अमीर आदमी का लिविंग बहुत अच्छी है, वो साथ वाला दोस्त उसका वो कहता है जनाब तो उन्होंने कह दिया जनाब ये आपने क्या रिश्वत को अलाउ कर दिया है। मैंने कहा नहीं किया नहीं है, लेकिन बैलेंस कर रहा हूँ इसको, लेकिन बैलेंस हो पा नहीं रहा। आप जैसे लीडर तो चाहिए को चाहिए। यही बात मैं ये कह रहा हूँ, मैं आप सबसे हाथ जोड़ कर इल्तिजा करता हूँ, आपकी पूरे पाकिस्तान की जो सोसाइटी है ना, बचपन में हम पढ़ा करते हैं तालीम व तरबियत। तालीम तो शायद इंस्टीट्यूशंस में मिल रही है, तरबियत कहीं नहीं है। रात उस बच्चे को मैंने कहा, जो इंस्पेक्टर था, मैंने कहा तुम मेरे बेटे से भी छोटा है, तो तुम मुझे तू करके बात कर रहा, और मुझे आगे डाला खड़ा करके ना कहता आगे से हट जाने, तेरे पे गाड़ी चढ़ा दूंगा। और मैं काहे का यहाँ का मसीहा हूँ जिनको जो मैंने रिलीफ देना है बिजनेस पूंजी को। पैरा ने किया जी, ये मैं आपका यही वाला क्लिप पैरा के डीजी को बिल्कुल भेजे। मैं आई एम विटनेस, मैं खुद अपना वहाँ मौजूद हूँ। बिल्कुल ठीक है, हम इसको वो बहुत ज्यादा तंग है पैरा। बिल्कुल ठीक तो है। मैं सर चढ़ चढ़ा है ये इस बात करते हैं इसके बाद में। वो मैडम जो मैं यहाँ आकर रिलैक्स फील कर रही हूँ, जरा उनको साल गुजरने दें, वो ठीक हो जाएगी। वो अपनी फैमिली में रिलैक्स फील कर रही है ना मैम, अपनी फैमिली में रिलैक्स। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हम शुरू से ये कहते थे कि जो FIR की जो है ना, वो पावर SP के पास होने की। पढ़ा लिखा बंदा है, CSS है, वो जो नीचे मुहर्रर है, वो कैसे लिखता होगा, उसको क्या पता सेकंड क्या है। इसके बाद उन्होंने दे दी SP को। SP साहब ने देखा कि मुझे लिखनी पड़ेगी FIR, उसने बिल बुलाया उसी को, मुहर्रर को, उसने कहा बैठ के लिख ले। ये सारी चीजें हो रही है इस मुल्क में। बिल्कुल ठीक है। कोई चीज अपनी परफेक्ट नहीं है। ये सवाल इनमें एक ही चीज है कि हम समझ रहे हैं जिस चीज को दुश्मन, और ये मैडम कह रही है ना, मेरा यहाँ आने का दिल कर रहा है, हमारा बाहर जाने का दिल कर रहा है। Imran Nisar from the Lahore, Executive Committee Board Member from LCCI। आप सब आज बड़ा अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। मैं कुछ आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि शायद इससे लोग एंजाइटी के हवाले से फ़ायदा उठा सके। 2000 में मुझे भी पैनिक अटैक क्योंकि आया, चाइना में था, तो वहाँ पे तो एक फियर सा आने लग गया, जैसे आप समझते हैं। तो डॉक्टर साकिब साहब ने भी बात की तसव्वुफ़ की, तो मैं इसी तरह वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के वहाँ पे इसी डिस्कस कर रहा था, तो वहाँ पे लिखा था मौत से ज़्यादा मौत का खौफ ख़तरनाक चीज़। तो मेरा आधा डिप्रेशन वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो हमें ज़रूरत इसी चीज़ की है कि हम जो हमारे पास हम एक फियर लेके, ना तो हम अपनी मर्ज़ी से आए हैं, तो ना हमने अपनी मर्ज़ी से जाना है। ये फियर जो है वो बड़ा, ये वासिफ साहब ही बता रहे हैं कि ना तो आपने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आए हैं, ना अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं। तो हमारा डिप्रेशन की कॉज ये है जो को हम खुद डिसाइड करने लग गए, हमने ये करना है। आज आपके साल 3rd जनरेशन पे चले गए, डुलक्साटाइन पे आ गए हैं, स्टॉलोप्रॉम पहले चल रहा था, फिर डुलक्साटाइन आ गया, फिर इसी तरह मैं समझता हूँ ये समझते हैं डॉक्टर साहब, हमें भी समझाएं। दवाइयाँ ये क्या चलता है? सर सॉल्ट्स के नाम है फॉर एंटी डिप्रेसेंट। वेरी नाइस। दवाइयाँ भी दस रहे हो? जी जी, थैंक यू। मेरा सर से क्वेश्चन ये है कि जो हमारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, क्या वो हमारी मेंटल हेल्थ पे अफेक्ट करती हैं, और अगर करती हैं तो हमें कैसे अपनी इनसिक्योरिटीज़ को दूर करना चाहिए? जैसे मैडम ने कहा कि ये आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, तो ये अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से शायद वो सारा कुछ फेस करती हैं कि ये पाकिस्तानी है या इनका कलर ऐसा है या इस तरह से है, तो कैसे इससे डील करना चाहिए कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अपनी पावर बनाना चाहिए कि कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को इनसिक्योरिटी से कैसे लड़ना चाहिए? जी मैम। मेरा नाम रिदा मरियम है और मैं जर्नलिस्ट हूँ। मेरा सवाल जो है वो तीनों डॉक्टर से है कि वर्क प्लेस पे आपके साथ जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर रखा जाता है, जो जूनियर्स आते हैं या जो न्यू कमर्स होते हैं, और उसके बाद आपसे ये एक्सेप्ट की तवक्को रखी जाती है कि आप उनकी रिस्पेक्ट भी उस तरह करें, और अगर आप वो नहीं कर पाते या आप उन चीज़ों को फील करते हैं, फिर आपको ये कहा जाता है कि आप पागल हैं या आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, आप ऑफिस छोड़ दें, आप ऑफिस काम करने के लायक नहीं हैं। ये हरासमेंट की जो स्ट्रेस में चेंज होती है, वो हरासमेंट इज द कॉज, इसको हरासमेंट कहते हैं। प्लीज़ बच्ची को दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मिराज जमील है। मैंने BS साइकोलॉजी गुलाब देवी एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स से की है, और रिसेंटली अभी मैं फाउंटेन हाउस में सोशल वर्कर का काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा कर रही हैं आप। मैंने रिसेंटली रिसर्च की थी 200 लोगों पे, सोशल कंपैरिजन, सोशल एंजाइटी। उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि मेल्स के अंदर जो है सोशल कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है। उसकी वजह से जब मैंने देखा तो रिसर्च की, मैंने स्ट्रेस पे इसको लेके गई, तो उसमें जो है ना स्ट्रेस मेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा थी, और वो इस चीज़ का था कि
इन फ्यूचर हमने क्या करना है, हाँ, हमारे प्लान्स क्या हैं। और वो तो स्टूडेंट्स थे, फ्यूचर इनसिक्योरिटीज 12 क्लास से 12 ईयर्स के थे लेकर जो मैंने रिसर्च की थी वो 13 ईयर्स तक की थी। बिल्कुल ठीक कह रही। सबके अंदर एक ही चीज़ थी कि हमने फ्यूचर इनसिक्योरिटीज फ्यूचर क्या करना है। फ्यूचर इनसिक्योरिटीज है। डॉक्टर साहब, अब हम इस सारे को सम अप करते हैं और इन तमाम का हल क्या है हमारे पास। सो मैडम, आपका क्वेश्चन इज़ वेरी पर्टिनेंट। देखें, सिचुएशन वेरिएबल है, हम जजमेंटल नहीं हो सकते। हम बात करेंगे बेसिक्स की। हर इंसान की एक कोपिंग कैपेबिलिटी है, एक वे है टू कोप द सिचुएशन। जैसे आपने कहा कि यू हैव बीन लिविंग देयर फॉर 18 ईयर्स, यानी आप बहुत अच्छी कोपिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ रहती रहीं। हमारा ब्रेन फिक्स्ड है, उसकी एक रीजनरेशन होती है एक लेवल तक, अदरवाइज़ जो ब्रेन का डैमेज है वो रिकवरेबल नहीं है। अगर हाथ पे कहीं कट लगता है तो उसका निशान किसी ना किसी तरह रह जाता है, लेकिन ब्रेन में रीजनरेशन नहीं है। जो आपका प्रॉब्लम है, लिविंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस विच लीड्स टू सम सिम्टम्स, देन यू केम बैक, अपनी इन्वायरमेंट चेंज की, खुद को हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन आपने अपनी कोपिंग कैपेबिलिटी के लिहाज से अपना मैकेनिज़्म ऑफ इम्प्रूवमेंट चूज़ किया। जहाँ पे हम ये नहीं कहते कि हर दफ़ा ट्रीटमेंट, लेकिन कुछ अलार्मिंग साइंस कि आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, ऑक्यूपेशन रुक जाए, फैमिली लाइफ ख़त्म होना शुरू हो जाए, आप अपने साथ जुल्म करना शुरू कर दें, आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी वजह से परेशान हों। देखें, ये वो सिम्टम्स हैं जो आपको लीड करते हैं कि आपको डेफिनेटली किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत अरसा इसके साथ गुजरते रहना और इसका आपको असर करना और आपने डिसीजन लेके यहाँ आ जाना, बच्चे वहाँ हैं, देखें इट नीड्स टू बी, बट इट स्टिल नीड टू बी चेकड आउट कि कहीं ये मज़ीद वर्स ना हो। आपका इनसिक्योरिटी का सवाल था मैडम। देखिए, इनसिक्योरिटीज़ डेवलप होती हैं जब हम उनको सोचते हैं। खुशी का लेवल अगर ये है और आप सस्टेन नहीं कर पा रहे तो आपके लिए बेहतर है आप अपना लेवल खुशी का यहाँ ले आए ना। सो इफ़ यू ब्रिंग इट डाउन यू विल बिकम सोचना छोड़ दो। सो उसका भी हम आपको जवाब देते हैं। देखिए, एक तो उसको लो डाउन लाएं, अपनी सेल्फ को सराउंड करें अपने ऑरा से और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करें। देखिए, जो लोग कहते हैं आप उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद क्या बेहतर कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को रीएट्रीब्यूट करें, यानी आपके इर्द गिर्द जो प्रॉब्लम्स दूसरों की वजह से हो रही हैं आप उसमें दूसरों को चेंज करने का मत सोचें। आप ये सोचें कि आप खुद को कैसे चेंज करके अपने लिए बेहतर कर सकते हैं। अब ये जो इनसिक्योरिटीज़ हैं ये आपको सफ़र कर रही हैं लोगों के कहने पे, लेकिन अगर आप इन सिक्योरिटीज़ को मैनेज करें और अपनी सेल्फ को स्ट्रॉन्ग करें, यानी ख़ुद को रीएट्रीब्यूट करें कि मैंने ऐसे ही कैसे रहना है, देन दीज थिंग्स विल नॉट बॉदर यू दैट मच। डॉक्टर साहब प्लीज़। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने पैरामीटर्स हैं ना, हम अपने खुद फिक्स कर रहे हैं और वो आ जाते हैं मुआशरे के मुताबिक, अपने स्टेटस के मुताबिक, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। किनात पसंदी या उनको नीचे लाना वो तो हमारे बस में है। और वो जैसे वो कह रहे थे कि हम अपने स्ट्रेस की बात करते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि हम भी तो किसी को स्ट्रेस दे रहे हैं, तो क्या हम उसको रोक की थी। तो ये इनसिक्योरिटी हमारे बाज़ का अपनी तरफ से पैदा करदा चीज़ होती है जो कि बाद में हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है। बुजुर्गों ने कहा था ना, कर भला सो हो भला, तो वो उसमें वो भी बात आ जाती है। जी बिल्कुल। हाँ जी, मैं आखिर में सिर्फ उनका जवाब दूंगा जो उन्होंने कहा था कि जी चेंबर को क्या करना चाहिए, ख़ास तौर पे वर्क बेस्ड स्ट्रेस के बारे में। मैं प्रेसिडेंट साहब से दरख्वास्त करूंगा कि रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ILO ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं वर्क बेस्ड स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। वो हो सकता है कि हमारे ऊपर इतनी एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि वो ज़्यादातर उन मुल्कों के लिए है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है। लेकिन वो आपके लिए कभी आपको मौका मिले तो अगर आपकी तरफ से भी उस तरह की गाइडलाइंस बन जाए ताकि जो बिजनेसमैन है चले 100 में से 2, 4, 5 को भी अडॉप्ट कर लें तो उससे बहुत का भला हो जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब फाइनल वर्ड। अच्छा जी, सवाल बहुत ज़्यादा थे, ये दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात है, लेकिन 1-2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे याद रह गई हैं उन पर मैं बात करना चाहूँगी। एक सवाल इधर से आया था कि जैसे लोग पूछ रहे थे कि रियासत की क्या जिम्मेदारी है या इदारे क्या कर सकते हैं, ये बड़े लेवल पे हम किस तरह से चेंज ला सकते हैं। तो चेंज लाजमी नहीं कि बड़े लेवल से आए, छोटे लेवल से भी आ सकता है, अपने आप से भी आ सकता है। अगर हम में से सब लोग अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठा लें कि मैं एक प्लेजेंट
पर्सनालिटी बनने का एम रखता हूँ, या मैं खुश रहने का एम रखता हूँ, या मैं ग्रैटिट्यूड रखने का एम रखता हूँ लाइफ में, तो आप देखिए कि खुशी और पॉजिटिविटी भी इन्फेक्शस होती हैं। सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही इन्फेक्शस नहीं होती। अगर आप एक खुश इंसान हैं, मुतमईन इंसान हैं, कनात पसंद हैं, तशक्कुर रखते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं, तो आप देखिए कि आपके साथ बैठे हुए 4 लोग राइट साइड पे और 4 लोग लेफ़्ट साइड पे भी इफ़ेक्ट होंगे आपकी उस पॉजिटिविटी से। जी माइक दें, डॉक्टर साहब को माइक दो, माइक दो। वो नहीं डॉक्टर साहब, ये इससे रेलेवेंट नहीं है। वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान ठीक कब होगा। कल। हर आदमी कहता है कि पाकिस्तान ख़राब हो गया, ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है। मतलब कुछ लोग उम्मीद की नज़र से ये सवाल पूछते हैं, कुछ लोग मायूसी की वजह से ये सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान हमारा मुल्क ठीक कब होगा। अच्छा, मैंने कई दफ़ा सोचा कि कब ठीक होगा, तो अचानक मुझे ख्याल आया, तो मुझे जब उसने दोबारा ये सवाल किया, मैंने कहा यार पाकिस्तान उस वक्त ठीक होगा जब तुम ठीक हो जाओ। तुम्हारा पाकिस्तान है ना, तुम टैक्स देते हो, तुम झूठ तो नहीं बोलते, तुम मिलावट तो नहीं करते, तुम इशारा तो नहीं तोड़ते, तुम किसी के हकूक़ को ज़ाया तो नहीं करते। अगर आप किसी मसीहा की तलाश में क्यों हैं कि कोई आएगा तो डंडे के ज़ोर से तुमसे ये करवाएगा, या डंडे के ज़ोर से ब्यूरोक्रेसी को या किसी और सिस्टम को ठीक करेगा। अगर मैं ठीक हो जाऊं, मतलब मैं अपनी सारी ज़िम्मेदारियां अदा करूं, मैं हकूक़ अपने जो हैं वो तो मांगता हूं, फ़राइज़ अदा नहीं करता, तो अगर हम में से हर शख्स, ये आप मुझसे इख्तलाफ कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ फूड फॉर थाट कि पाकिस्तान उस दिन ठीक होगा जब हर शख्स ठीक होगा और एक दूसरे को देख के सारे ठीक होंगे। 25 करोड़ ठीक होंगे तो पाकिस्तान ठीक होगा। तो आई एम सॉरी, मैंने ऐसे ही नहीं, ये बहुत अच्छी बात थी। फाइनल वर्ड आपने खुद ही दे दिया डॉक्टर साहब। वो क्या, हम जब छोटे थे तो पढ़ा करते थे किताबों में कि सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकें, तो वो बात आज समझ में आ गई कि अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पहले खुद को दुरुस्त करें, फिर दुनिया दुरुस्त करने निकलें और फिर चीज़ों को बेहतर बनाएं। जब आप अपना घर दुरुस्त कर लेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगी, और ये सबको करना चाहिए, सिर्फ एक को नहीं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कि हमने सबको ठीक करना है, हाँ, अपने आप को ठीक करना है। सबका ठेका हमने नहीं लिया हुआ, अपने आप को ठीक करें। आपने किसी का हिसाब नहीं देना, सिर्फ अपना हिसाब देना है। अल्लाह हाफ़िज़।